नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णु शंकर और मेरे साथ हैं TV9 हिंदी के एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी। आज बात बिहार की करेंगे। नीतीश कुमार जी यकायक कल दिल्ली पहुंचे और लालू प्रसाद यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आरजेडी के नेता हैं, उनसे मुलाकात की। लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव उस समय दिल्ली में थे क्योंकि उनको ईडी का बुलावा आया था नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में सवालों के जवाब देने के लिए। आज तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह यानी राजीव रंजन के साथ पूरा महागठबंधन का अमला कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचा और वहां पर उन लोगों के बीच बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो टिप्पणी की नेताओं ने, आइए सबसे पहले वो सुन लेते हैं। हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे। ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीज़ें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष आज जो बातचीत हुई उसके बारे में अपनी टिप्पणी दे रहे थे। पंकज जी, राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने आज की मीटिंग को ऐतिहासिक बताया। नीतीश कुमार जी इसके पहले भी 2 बार विपक्षी पार्टियों की एकता के ऊपर काम करने के लिए दिल्ली आ चुके थे। कल फिर दिल्ली पहुंचे एकाएक और उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। हम सभी जानते हैं कि महागठबंधन की जो इच्छा है वो ये है कि बिहार में तेजस्वी और दिल्ली में नीतीश। तो पहली बात ये हुई कि नीतीश कुमार जी का क्या नज़रिया इस बारे में बदला है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ये कहती रही है कि प्रधानमंत्री तो कांग्रेस का नेता ही बनेगा। फिर राहुल गांधी ने कहा आज का मौका ऐतिहासिक था, तो क्या कांग्रेस के रुख में बदलाव आया है? क्या वो इस बारे में लचीला होने को तैयार है कि पहले चुनाव हो जाए उसके बाद नेता का चुनाव होगा? आपकी क्या राय? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कोई चर्चा हुई होगी और अगर ये चर्चा होती तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इस बात को मान भी लेती। ये बात ठीक है, जो पहली बार मतलब पिछली बार जब ठीक मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली आए थे नीतीश कुमार, तो उनको कांग्रेस द्वारा उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं किया गया था जो उम्मीद नीतीश कुमार को थी जी। और इसकी बड़ी वजह भी है, उस समय कांग्रेस शायद ये योजना बना चुकी थी कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, उसके बाद रेस्पॉन्स कुछ जिस तरह का मिलेगा उसके बाद योजना बनाएंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा भी हो गई और उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई जी। फिलहाल ये कोर्ट में है। जी हाँ, लोकसभा की। अब देखिए हुआ क्या है कि दोनों पार्टी के पोजीशंस में
वो थोड़ा डाइल्यूशन है। अच्छा। वजह ये है, ये महत्वपूर्ण कि है। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अमित शाह गए और उन्होंने ये कहा कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद हो चुके जी। हैं। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, जितनी तालियां बजी फील्ड में, इससे आप जिस मैदान में वो ये भाषण दे रहे थे जी। उससे ये सहसा अंदाजा लगाया जा सका है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार के बगैर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। जी। तो इससे नीतीश कुमार के मन में भी जो संशय था, शक था, और उससे पहले जी हाँ, उससे पहले जिस तरह से ऊहापोह की स्थिति थी, बार बार ये बात उठ रही थी कि क्या फिर एक बार एनडीए में जाएंगे, तो मुझे लगता है वहां से ये क्लैरिटी हो गया कि एनडीए में नीतीश कुमार जाने वाले नहीं हैं और बीजेपी उनको लेने का मन नहीं बना रही है। दूसरी बड़ी वजह मुझे ये नजर आती है कि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक कुशवाहा और कुर्मी समाज है। जी, लव और कुश। जी हाँ, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को वहां का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आप इससे समझ सकते हैं कि बीजेपी सीधा आक्रमण नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पे करने की योजना बना चुकी है और उस पर काम कर रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। और अगर आप लव कुश, कुशवाहा और कुर्मी समाज की बात करें तो कुशवाहा की संख्या ज़्यादा है। इनफैक्ट आप ओबीसी समाज की बात करें तो यादव के बाद कुशवाहा समाज की ही संख्या आती है। सम्राट चौधरी एग्रेसिव लीडर हैं और बीजेपी ने जिस तरीके से उनको आगे किया है, इसका मतलब साफ है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार बीजेपी यूनिट वहां लड़ने जा रही है। जी। अब नीतीश कुमार के पास विकल्प सीमित रह गए थे, उनको महागठबंधन में ही रहना है और साथ ही साथ यूपीए के साथ ही चुनाव लड़ना है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार पहले से भी 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार थे, क्योंकि आपको याद होगा एक कम्युनिस्ट सीपीआई-एमएल के द्वारा कई पार्टियों का सम्मेलन बुलाया गया था और उसमें सलमान खुर्शीद पहुंचे। जी। नीतीश कुमार ने ये सलमान खुर्शीद भी आज की मीटिंग में मौजूद थे। नीतीश कुमार ने तब ये कहा था कि अगर कांग्रेस उनके पक्ष को जान जाए और मान ले अपना रुख स्पष्ट करे तो हम बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेट देंगे। उस पे सलमान खुर्शीद का जवाब ये था कि हम सब चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन हम लोगों में आई लव यू कौन कहे पहले। मतलब उस समय असमंजस की स्थिति थी, जो शर्तें रखी जा रही थी पार्टियों के बीच एक दूसरे के सामने, उसमें एक असमंजस का माहौल था। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद इस मुद्दे पर सभी पार्टियां, तकरीबन सभी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आते हुए दिख रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की भी स्थिति जो उस समय थी, जो स्टैंड था, वो थोड़ा डाइल्यूट नजर आता है और तमाम सियासी पार्टियों का भी स्टैंड डाइल्यूट नजर आता है। मुझे जो दिखाई पड़ता है उसमें एक बात बहुत साफ है कि अभी कोई ये बात नहीं है कि किसके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा विपक्ष की तरफ से, लेकिन इन सब का गोल ये है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। लेकिन ये तो उनका गोल हमेशा से रहा है। देखिए, ये रहा है, कहने को रहा है, लेकिन परोक्ष रूप से ऐसा था नहीं। क्योंकि आप देखें कि जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, आम आदमी पार्टी के नेता कहने लगे कि मोदी वर्सेस कौन, तो केजरीवाल। टीएमसी जब 2021 में बंगाल में जीती तो टीएमसी कहने लगी मोदी वर्सेस कौन, तो ममता बनर्जी। उसके बाद बीआरएस के नेता कहने लगे मोदी वर्सेस कौन, तो राव। बीआरएस के नेता जब पहुंचे पटना तो ये कहा जाने लगा कि नहीं, कांग्रेस के बिना कोई अपोजिशन का अलायंस संभव नहीं है, तो बीआरएस के नेता वहां से उल्टे पांव चल पड़े। आपने ये देखा कि ममता बनर्जी भी अडानी मुद्दे पे, जेपीसी की मांग के इश्यूज पे वो कांग्रेस के साथ दिखाई नहीं पड़ रहे थे। शरद पवार ने भी कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस गौतम अडानी के ऊपर हमला कर रही है, ये सही नहीं है। आप विपक्षी पार्टियों को 2 धड़ों में बांट सकते हैं, वो जो कांग्रेस के साथ काम करने को तैयार हैं और वो जैसे कि ममता हुई या अरविंद केजरीवाल हुए, वो लोग जो कि ये चाहते हैं कि जो भी विपक्षी एकता हो उनमें उनका स्टेक बड़ा होना चाहिए। अगर सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आ जाएं तो ज़रूर ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। लेकिन अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं, हम लोग अप्रैल माह में हैं और अगले अप्रैल तक में लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है जो 1 साल का वक्त है ये काफ़ी है विपक्षी एकता को बनाने के लिए, तब जबकि विचारधारा के आधार पर सभी पार्टियां एक ही पेज पर हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है?
देखिए ये तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि इन तमाम पार्टियों के बीच में एक बहुत बड़ी असमंजस की भी स्थिति है। आप फर्ज करिए कि बीआरएस तेलंगाना में कांग्रेस से कैसे समझौता करेगी, बिल्कुल ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ बंगाल में कैसे कोई भी समझौता करेंगे? क्षेत्रीय पार्टी जिसका अपना अस्तित्व है, नवीन पटनायक जी, उड़ीसा खतरे में आएगा, वो कांग्रेस कैसे के साथ करेगा? कैसे समझौता बिल्कुल। करेंगे? ये सवाल कई हैं और इसीलिए नीतीश कुमार को आगे रखा जा रहा है। देखिए, इसके पीछे कई राजनीति है। एक राजनीति ये भी है कि 2014 में जब बीजेपी जीतते आ रही थी तो 2015 में नीतीश और लालू की जोड़ी ने बिहार में बीजेपी को हराया था, और उसमें कांग्रेस भी लालू और नीतीश के साथ थी जी। इसलिए आप कह सकते हैं कि नीतीश और लालू कांग्रेस के एलाइज हो सकते हैं, इसमें कोई असमंजस की तो स्थिति ये नहीं तो होगी। ऑपोजिशन का कोर हो गया। जी हाँ, लेकिन नीतीश कुमार की जिम्मेदारी उन नेताओं को रिझाने और समझाने की दी जाएगी जो जी। कभी एनडीए में हुआ करते थे। जी अब है कि अकाली दल पंजाब में उनको मनाने की बात हो सकती है, जी। टीडीपी आंध्रा में उनको साथ लाने की बात हो सकती है, अखिलेश यादव किस तरीके से इस यूपीए में शामिल होंगे उनको समझाने की कोशिश हो सकती है। और जब ये तमाम सियासी पार्टियां एक साथ आती हैं तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी और जो अरविंद राव केजरीवाल हैं और राव। अरविंद केजरीवाल हैं, इन पर भी एक दबाव होगा कि आप अपने इंटरेस्ट को दरकिनार करिए। पहले देश के लिए जरूरी है कि मोदी को कैसे हटाया जाए, पीएम मोदी अपने पद को कैसे छोड़े, उनको हराया जाए, बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। तो जाहिर तौर पर एक मोमेंटम बनाने की कोशिश होगी, और जो 2-3-4 पार्टियां जो कभी भी बीजेपी के साथ आना नहीं चाहती हैं, निश्चित तौर पर उन पर एक दबाव बनाने की कोशिश होगी। ये बड़ा अपहिल टास्क है, ये कोई आसान टास्क नहीं है, बिल्कुल। लेकिन फिलहाल एक कोशिश शुरू हुई है, देर से ही सही, लेकिन नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी देने की कोशिश की गई है कि बिहार, यूपी, पंजाब, आंध्रा, इन तमाम प्रदेशों में आप वैसी पार्टियों को साथ लाइए जो बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहती है, जो बीजेपी को बेदखल करना चाहती है। कांग्रेस के नेता जिनके साथ बहुत सहज नहीं है, कांग्रेस का अलायंस जिनके साथ बहुत सहज संभव नहीं है, उनको एक साथ लाने की कवायद नीतीश कुमार कर सकते हैं जी। करने वाले हैं। मुझे नीतीश कुमार की नई भूमिका नजर आती है, लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि आखिरकार झारखंड में क्या होगा, उड़ीसा में क्या होगा, और ऐसा आंध्र में हुआ क्या भी होगा? एक फॉर्मिडेबल अलायंस बना भी तो क्या उसकी जीत होगी? अगर जीत नहीं हुई तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि विपक्ष की एक बहुत बड़ी हार होगी। आप ये मत भूलिए कि एक जमाना था जब विपक्ष ने नारा दिया था इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी ने बड़े अच्छे से कहा था कि देखिए, ये लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, और उसमें विपक्ष की हार हुई थी। जी। सवाल यह है कि कई बार जनता आपके उन मंसूबों के साथ नहीं होती जिसमें जनता को यह दिखाई देता है कि इनका प्लान जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिविटी के आधार पर ये वोट मांगने जा रहे हैं। तो ये ठीक है, ये कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। शुक्रिया पंकज जी, इस सारे एनालिसिस के लिए। बिहार से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमेशा आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। यहीं पर आपको सबसे पुख्ता खबर और सबसे सटीक एनालिसिस देखने और सुनने को मिलेगी। हमारे साथ अभी बने रहने के लिए शुक्रिया। अब इजाज़त दीजिए। Thank you.